चैप्टर नंबर 5। तो सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। अब तो हमने चेक किया था कल, सारे टॉपिक्स फिनिश हो गए। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो भाई, तो इसके जो क्वेश्चंस है अगर अपन देखेंगे, आईसीआई मॉड्यूल फुल कंप्लीट है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छी बुक बनाई हुई है ये वाली। तो क्वेश्चंस अच्छे हैं इसके। तो देखो, एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, एमसीक्यूज देते हैं। फिर ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें ही अटकते हैं अपन लोग, बाकी तो डायरेक्ट होते हैं क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 2-3 होते हैं डायरेक्ट, 2-3-4 बढ़िया केस स्टडी वाले होते हैं। तो ये होते हैं सिनेरियो बेस्ड वाले। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चंस हैं? 9। ये अपन अभी करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैसे ही आपको पता है, रेस में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं ना, तो कर ही लोगे। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एसबीयू, क्या होता है एसबीयू स्ट्रक्चर पढ़ा था अपन ने, सारी काम की बातें वो आप डाल दो उसके अंदर, एडवांटेजेस भी डाल दो, डिसएडवांटेजेस उसके कुछ है नहीं। फिर डिविजनल स्ट्रक्चर डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं आती है, इधर आती है सिनेरियो बेस्ड वाले में। अब देखो आप, अपन ये 9 क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे, इसमें क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो सेकंड रुकना। हाँ भाई, चलो तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाते जाऊंगा मैं। पहला ही क्वेश्चन वो है जो अभी हमने लास्ट में टॉपिक पढ़े थे, याद करो। चलो ठीक है, करें स्टार्ट। रेडी? देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन सब लोग। पहला क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, अभी रिसेंटली कराया है टॉपिक। ठीक है, टॉपिक बताना ये कौन सा टॉपिक है, पहले अच्छे से पढ़ के, कुछ जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, करें स्टार्ट। इमेजिन यू आर अ कंसल्टेंट एडवाइजिंग अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी embarking on a digital transformation journey। आप एक कंसल्टेंट हो एक कंपनी के अंदर, और आप, वो कंपनी एक ऐसी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी है? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अच्छा, स्मॉल है, समझ रहे हो, मतलब छोटी है। सो एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और आप एक कंसल्टेंट हो, आपको उसे एडवाइस करना है। ठीक है, एंड वो जो कंपनी है, दे आर एम्बार्किंग ऑन अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। वो किस पे जाने वाले हैं? दे आर अबाउट टू गो ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। उनका मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ना, करना है उनको, करने ही वाले हैं वो, तब उनको बदलनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी अपना। अब सुनना, द कंपनीज लीडरशिप इज कंसर्न्ड अबाउट मैनेजिंग द चेंज इफेक्टिवली। सर, कंपनी की लीडरशिप की फटी हुई है कि भाई इस चेंज को हम कैसे मैनेज करेंगे। दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ दिस। मैंने कहा ना चेंज को, भाई आपको मजाक लग रहा था वो टॉपिक, चेंज को मैनेज करवाने से हर कोई डरता है। क्यों? बिकॉज जो चेंज करवाएगा वो बुरा बनता है। भाई जो इंसान किसी को अनकंफर्टेबल करेगा उसकी सिचुएशन में, ठीक है, वो सालों से पुरानी वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अब आप उनको बोलोगे, बोलो नहीं नहीं अब से नहीं चलेगी, नई वाली यूज करनी है, सीखो अब नई वाली बैठ के। तो इफ यू आर मेकिंग पीपल अनकंफर्टेबल, तो वो तो उसको चेंज को हमेशा कैसे लेते हैं? नेगेटिवली लेते हैं। तो इसीलिए कंपनी की लीडरशिप की बड़ी हालत खराब है कि इसको कैसे चेंज को मैनेज करेंगे इफेक्टिवली। सो आप एक कंसल्टेंट हो, अब आप उनको एडवाइस करो, लिखा है ना यू आर एडवाइसिंग। ठीक है, सो यू हैव टू एडवाइस यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग द चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम। कौन सी? मीडियम साइज बिजनेस है। आउटलाइन है स्ट्रेटेजी टू मैनेज, टू हेल्प द कंपनी नेविगेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली। तो ये यहाँ पे भी क्वेश्चन है, और अभी प्रीवियस अटेम्प्ट या उससे प्रीवियस वाले में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यही क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, मैंने कहा भी था आपको पढ़ाते वक्त ये 3 क्वेश्चन होते हैं। तो कौन सा आंसर लगेगा इसके अंदर? टॉपिक बताओ। टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा कौन सा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है। उसके अंदर कितने क्वेश्चंस थे?
3 थे, उसके अंदर भी एक मैंने टिप हिट किया था जहां पे आपको स्मॉल और मीडियम वाला मैंने बोला था, ये किसके लिए है, स्मॉल और मीडियम वाले के लिए। कितनी प्रैक्टिसेस थी, इसने तो नहीं बताई कितनी थी, 5। याद करो, बिगिंस एट द टॉप, इंश्योर दैट चेंजेस आर डिजायर्ड एंड नेसेसरी, सही बात है ना। तीसरा क्या था, रिड्यूस डिस्ट्रप्शन। चौथा कम्युनिकेशन। पांचवा है क्या था, ठीक है, समझ में आ गया। चेक करें यही है क्या आंसर, मुझे क्या पता। तो हाँ भाई यही है क्या, अब आप देखो क्या लिखा है, यही है ना आंसर, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस, समझ गए। तो कैसे आंसर चालू करना है सर, या तो पता ही था, 5 प्रैक्टिसेस आपको एडवाइस करनी है उसको, तो ये 5 थे। बिगिंस एट द टॉप, इंश्योर दैट दिस इज रिड्यूस डिस्ट्रप्शन। मैंने क्या कहा था, डिस्ट्रप्शन को रिड्यूस करना अपने आप में क्वेश्चन था 5 नंबर का, लेकिन यहाँ वो पूरा नहीं बताना है। आप देखो उसने बोला क्या, अपन ने तो 5 पॉइंट्स पढ़े थे, डिस्ट्रप्शन कैसे कम करते हैं, याद करो। अर्ली वो गेट द वर्ड आउट अर्ली, वो सारी बातें पढ़ी थी अपन ने, वो नहीं है, लेकिन हाँ उसमें से थोड़ा सा हाफ पोर्शन लिख दो। तो रिड्यूस डिस्ट्रप्शन में थोड़ा बहुत लिख दिया उसने कि भाई ट्रेनिंग सपोर्ट दे दो उनको, डिस्ट्रप्शन को रिड्यूस करना है, तो पहली बात तो वर्ड थोड़ा जल्दी बाहर निकाल दो, प्रिपेयर फॉर इंटरप्शन, थोड़े बहुत क्या दे दो उनको, प्रॉपर नॉलेज और ट्रेनिंग दे दो, इससे अपने आप डिस्ट्रप्शन क्या हो जाएगी कम। एक और एक लाइन और लिख सकते हो, चेंज एजेंट्स, वो जो चेंज एजेंट्स होते हैं, कौन होते हैं चेंज एजेंट्स, टीम लीडर्स। तो टीम लीडर्स को क्या दो, उनको अलग से बुलाओ खुपचे में, उनको क्लैरिटी दो, उनको पूरा समझाओ, जब उनको क्लैरिटी हो जाएगी तो वो अपनी टीम में क्या दे देंगे, वो अच्छे से समझा देंगे, इससे डिस्ट्रप्शन क्या हो जाएगी। ये 2-3 बातें लिख दो, लिखी होगी उसने भी, लिखा है ना, देख लो सारी बातें लिखी है। एम्पावरिंग चेंज एजेंट्स, ट्रेनिंग दे दो उनको, सही है, तो ये सारी बातें लिख दो। और चौथा पॉइंट क्या था, कम्युनिकेशन, और पांचवा क्या था भाई साहब, recognize that change is a norm not an, उनको ये रिकग्नाइज करा दो कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज क्या है, इट्स अ नॉर्मल, नॉर्म मींस इट्स अ नॉर्मल, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन की कभी कभी होगा, रेगुलरली चेंज होगा। अगर वो ये बात पहले ही समझ जाएंगे तो कभी भी जब फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। समझ रहे हो, आपने किसी को पहले से ही क्या कर दिया, समझ रहे हो आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी किसी को गलत एक्सपेक्टेशन दो ही मत आप उसको। एम्प्लॉयज को पहले दिन से ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन नथिंग इज परमानेंट, यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स, कभी भी बदलना पड़ सकता है, तो कंफर्ट, डोंट गेट टू मच कंफर्टेबल। ये बात है क्या, क्लियर है सभी को। तो ये होता है 5 नंबर का आंसर, लिख दोगे, इजी है, ये तो पहचान गए तुम, लेकिन मेन गेम क्या था, स्मॉल और मीडियम वाला, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, मेरी कई मॉक टेस्ट सीरीज में भी डला हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सारे एग्जाम के ही हैं। मैंने कहा ना भाई, आईसीएआई ने जो डाले थे कहां से डाले थे, जब 2024 में नया कोर्स आया मई में, तो कहां से डालेगा वो क्वेश्चन, मॉड्यूल में, उससे प्रीवियस जो कोर्स चलता था वहां से डाले, पहले 8 चैप्टर्स थे, 8 को उसने 5 बना दिया, तो बस वहां के अटेम्प्ट्स के जो क्वेश्चन थे वही तो है ये सारे, ये स्कैनर ही होता है, एंड इट इज मोर देन इनफ, ये कर लो आप। इसके अलावा अगर ये खत्म हो जाए आपका, इसके बाद में वो आरटीपी कर लो, आरटीपी 5-6 हो गई अभी तक, वो सारी कर लो, मोर देन इनफ होता है भाई, इतना भी कोई नहीं करता है, इतना भी कर लोगे तो अपने लिए तो क्या मिलेगा अपने को, कॉम्पिटिटिव। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ढंग से देखना, कर पाओगे क्या आप, देखते हैं, ठीक है। ऑनेस्टली कोई आंसर नहीं देखना भाई, टेस्ट नहीं चल रहा है, डिस्कशन है, ठीक है, ऑनेस्टली करना है ना। पढ़े क्वेश्चन, अ मुंबई बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट पीक्यूआर लिमिटेड, मतलब एक बड़ी कंपनी है, लार्ज कॉर्पोरेशन है, कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारे बिजनेस है इसके, इट हैज अनाउंस्ड अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू स्प्लिट इट्स बिजनेस इनटू 4 सेपरेट यूनिट्स, उसने अपने पूरे बिजनेस को, पूरे कॉन्ग्लोमरेट को 4 डिस्टिंक्ट यूनिट्स में बांटने का फैसला किया है, और मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी, सारे मैन्युफैक्चरिंग वाले एक यूनिट, रिटेल वाले बिजनेस एक यूनिट, सर्विस वाले बिजनेस एक यूनिट, ऐसे करके 4 यूनिट्स बना रहा है, एंड ईच यूनिट विल ऑपरेट एज अ सेपरेट बिजनेस यूनिट, हर जो यूनिट है वो एक सेपरेट तरीके से ऑपरेट करेगी,
एंड विद डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजी। दोनों जिम्मेदारियां किसको दी गई हैं? रिस्पेक्टिव यूनिट मैनेजर को। ठीक है, अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में? आइडेंटिफाई कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है जो अब वो नया यूज करने वाला है ना, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है वो, एंड फिर उसके क्या करने हैं, एनी 4 एट्रीब्यूट्स बताने हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर की 4 बातें, बढ़िया बातें बतानी है और उसके एडवांटेजेस बताने हैं, बेनिफिट्स भी बताने हैं। तो अब आप बताओ कौन सा स्ट्रक्चर आपको लग रहा है? मल्टी डिविजनल लग रहा है क्या? किस किस को मल्टी डिविजनल लग रहा है? ठीक है, किस किस को डिविजनल स्ट्रक्चर लग रहा है? ठीक है, किस किस को एसबीयू लग रहा है? ठीक, डिविजनल और एसबीयू का सबसे ये है, और सबसे ज्यादा आपको लग रहा है मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है साहब, तो आप लोगों का आंसर बता देता हूं। तो मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर जिनको लग रहा है उनका आंसर गलत है। डिविजनल स्ट्रक्चर जिनको लग रहा है उनका आंसर गलत है। इसका आंसर है एसबीयू स्ट्रक्चर। अब उसका रीजन बताता हूं। कोई रीजन, अच्छा सुनो, आपने मल्टी डिविजनल ज्यादातर लोगों ने बोला, आप मुझे ये बताओ आपने क्या सोचा उसके पीछे। मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि आपने गलत पकड़ी बात। हाँ, रीजन क्या? जोर से बोल लंबू, तो बोल दे यार, सुनाई कम दे रहा है, ऐसे क्या कर रहा है? तो इसलिए लग रहा है विद डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। सुनो, डे टू डे ऑपरेशंस भी कौन संभालेगा? डे टू डे ऑपरेशंस भी और स्ट्रेटेजी भी, दोनों कौन संभाल रहा है? यूनिट मैनेजर। तो ये कैसे हुआ मल्टी डिविजनल? मल्टी डिविजनल में क्या होता था कि एक चीज वो संभालेगा तो दूसरी चीज वो संभालेगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो कौन संभालता था? कॉर्पोरेट ऑफिसर। याद आया? इसलिए मैंने आपको बोला कि आप रीजन बताओ, मैं आपको वहां पे क्लियरिफाई करूंगा कि आपका रीजन गलत है। समझ गए? मल्टी डिविजनल के अंदर डे टू डे ऑपरेशन एक संभाल रहा है, तो दूसरा बंदा जो कॉर्पोरेट ऑफिसर है वो संभालेगा ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो याद करो, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल कौन लगाता है? कॉर्पोरेट ऑफिसर। आपने उसको बुलाया ना, आप टॉप मैनेजमेंट अपना बंदा बिठा देता है। क्यों बिठाता है? कि भाई वो ओवरलोडेड है वर्क से, डिविजनल मैनेजर, तो डे टू डे ऑपरेशन तू संभाल ले भाई, तू एग्जीक्यूट करा, प्लानिंग कौन करेगा? कॉर्पोरेट ऑफिसर। तो ये तो दोनों अलग अलग आदमी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दोनों किसको दे दिया आपने? एसबीयू क्यों है? हाँ बोल भाई। मल्टी डिविजनल में टू डिविजनल मैनेजर ना। अब वो, अब एक और बात बताता हूँ, अरे बता रहा हूँ। अब टू डिविजनल मैनेजर, एक डिवीजन, और आपको यहाँ पे बहुत, एक ही हिंट थोड़ी है, और भी 3 हिंट्स है जिन पे आपको काम करना चाहिए। तो आपको और हिंट देता हूँ। उसने बोला था कि एक वो कॉन्ग्लोमरेट है, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ लार्ज मल्टीपल यूनिट्स, और वो 4 किस में बांट रहा है? डिविजन्स में थोड़ी बांट रहा है। 4 किस में बांट रहा है? यूनिट में। सारे बिजनेसेस को, मान लो आपके 200 बिजनेस हैं, आप उसको 4 यूनिट में बांट रहे हो। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो सब एक तरफ, 4 वर्टिकल्स। वर्टिकल याद है? टाटा के कितने वर्टिकल्स हैं? 10-11 वर्टिकल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेस हैं। तो ये यूनिट बोला है उसने, डिवीजन तो बोला ही नहीं है। समझ गया मेरी बात? एक हिंट ये भी क्या है काम करने का, कि उसने क्या कहा, 4 पूरे बिजनेस को कितने उसमें बांट दिया उसने? 4 ग्रुप्स में बांट दिया, 4 यूनिट्स में बांट दिया। तो एक तो हिंट यहीं पे था कि ये एसबीयू है। और दूसरा बताता हूं सर, वहां पे आपने यूनिट मैनेजर है, यूनिट मैनेजर मतलब, और मैंने आपको ये लाइन भी बोली थी एसबीयू में कि आप एक एसबीयू बनाते हो, ग्रुप बनाते हो, उसके अंदर 7-8 बिजनेस होते हैं, मतलब 1-2 भी हो सकते हैं, 7-8 भी हो सकते हैं, और आप उसका क्या अपॉइंट करते हो? एक सीईओ। और सीईओ को क्या कहते हैं? यूनिट मैनेजर या यूनिट हेड, या डीवी, वो भी हेड भी बोलते हैं, मैंने कहा था आपको उस दिन, मैनेजर भी बोलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था। तो यहाँ पे आपको क्या किया है, सारे बिजनेस को 4 यूनिट में बांटा, हर यूनिट का एक हेड बना दिया, दोनों चीजें उसको सौंप दिया आपने, टॉप मैनेजमेंट ने पूरा उसको सौंप दिया। तो यही तो होता है सीईओ। सारी प्लानिंग भी कौन करेगा? सीईओ। सारी यूनिट को, डिवीजन को मैनेज कौन करेगा? सी। समझ गया मेरी बात? ये पूरी यूनिट की बात चल रही है, एक डिवीजन की तो है ही नहीं। तो ये 2-3 हिंट्स होते हैं, ठीक है? तो आपको काफी था ये, यहाँ पे काफी था समझाने के लिए, ये 2-3 हिंट के बाद, ये क्या है? एस बी
समझ में आ गया सभी को? तो आपको एसबीयू को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने का एक नंबर होता है आइडेंटिफाई करने का, और फिर उसको समझाने के आपको समझाना भी है और एडवांटेज भी बताने हैं। अब आप ये देखो कि आप होते तो क्या कितना लिखते, क्वांटिटी। अब लेंथ भी देखो, क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूं, ताकि आप लेंथ को भी समझो कितना लिखना होता है, समझ गए? अब आप देखो आईसीआई ने किस क्वेश्चन में कितना लिखा है, ठीक है? देखो सबसे पहले मैं कहता हूं अच्छा इंट्रोडक्शन जरूरी है, एक नंबर भी सोच समझ के देता है, वो ऐसे थोड़ी देता है। अब आप देखो इधर क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन। सर पीक्यूआर हैज प्लान टू इंप्लीमेंट एसबीयू स्ट्रक्चर, पहले पहचान लिया, एक नंबर यहीं मिल गया। ऐसे होती है कॉपी चेक। फिर आगे देखो वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, फिर उसको समझा रहा है वो कि जो वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली दोज रनिंग इनटू सेवरल प्रोडक्ट्स, तो जो अलग अलग लोकेशंस पे बहुत बड़ा बिजनेस है, जिनका डाइवर्स बिजनेस है, तो सर उनको बेटर मैनेज किससे किया जा सकता है, एसबीयू से बेटर मैनेज कर सकते हैं। और एसबीयू क्या हो जाता है, इट बिकम्स इम्पेरेटिव, मतलब इसेंशियल हो जाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिनका इतना बड़ा व्यापार है। अब फिर उसके क्या बता दिया उसने, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब उसके फीचर्स बता दिए। तो एसबीयू में मैंने क्या क्या बताया था आपको, सर इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है? जो बिजनेस एक दूसरे से सिमिलर है, जिनकी स्ट्रेटेजी है सिमिलर, बिजनेस है सिमिलर स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उनको ग्रुप बना के एक ही उसमें डाल देंगे, हम एक यूनिट बना देंगे, जैसे टाटा मोटर्स, ठीक है? उसके अंदर 6-7 डिविजन है, सबकी सिमिलर है, और उसका एक क्या अपॉइंट कर देंगे, एक यूनिट मैनेजर या सीईओ आप उसको बोल सकते हो, वही सब कुछ उसका संभालेगा। क्लियर है क्या? पूरे यूनिट की वही संभालेगा। क्लियर है? तो देखो ये सारे आप बता दो, मैंने आपको पढ़ाया था 1 2 3 4, ये आपने क्या बता दिया, उसके उसके बारे में बता दिया। मैंने ये भी बताया था आपको कितने लेवल्स होते हैं उसके अंदर, एसबीयू में 3 होते हैं क्या, एटलीस्ट 3 होते हैं। अच्छा फिर ये भी लाइन बता देना, एसबीयू कैसे बनाते हैं? सर डिविजनल में अगर एक लाइन और बीच में ऐड कर दें, सही है? 3 लेवल्स होते हैं ना सर, डिविजनल स्ट्रक्चर में तो 3 होते थे, अगर उसमें एक लाइन और ऐड कर दे मैनेजमेंट की, तो वो क्या बन जाता है, एसबीयू। ये भी लाइन दे रखी है, सब पढ़ाया मैंने। तो एसबीयू के बारे में बता दो उसके फीचर्स, और फिर बता दो उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज कुछ है ही नहीं इसके। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो उसने इसी में एडवांटेज भी बता दिए, इसी में फीचर्स भी बता दिए, दोनों बता दिए एक साथ मिला करके। तो ये लेंथ है उसकी, तो आपको दिख रहा होगा कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई 8-9 लाइंस, 8-9 पॉइंट उसने दिए, 8-9 पॉइंट में 4-5 हो जाएंगे फीचर्स, 3-4 हो जाएंगे एडवांटेज। एसबीयू के तो हैं भाई इतने सारे, एसबीयू के चेक कर लो आप, एडवांटेज है 4-5 तो। समझ गए क्या? ऐसे आपको आंसर लिखना है। हाँ भाई एडवांटेज भी है ना इसमें, 3-4 तो वो भी लिखो एटलीस्ट। चलो समझ में आ गया क्या? तो ये होता है इसके अंदर। अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं आप ये कर पाओगे क्या। 90% लोग तो समझ जाते हैं, 10% लोग नहीं समझ पाएंगे, 90 ज्यादा बोल दिया, 80 मान लो। चलो एक कंपनी है यॉर्क इन्वेस्टर्स, recognizing the importance of aligning its organizational elements with strategic objectives। तो एक कंपनी है यॉर्क इन्वेस्टर्स, उसने अपनी उसको समझ में आया कि यार उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनका मेल खाना जरूरी है ऑब्जेक्टिव्स के साथ। मतलब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन मैच विद द एलिमेंट्स, दोनों में क्या होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स के साथ। ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स मतलब इंटरनल है ना। अच्छा एंड हैज स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टेड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम। द कंपनी एम्स टू एनहांस द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स वर्कफोर्स। तो सर कंपनी सोच रही है अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग व्रेनिंग चलाना चाहती है वो। और क्या कह रहा है, साइमल्टेनियसली यॉर्क इन्वेस्टर्स leverages cutting edge technology to streamline its operations। अपने ऑपरेशंस को बढ़िया करने के लिए, ऑपरेशंस को बढ़िया करने के लिए वो बढ़िया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऑपरेशंस को बढ़िया करने के लिए, ऑपरेशंस मतलब सिस्टम्स, एक आ गया स्किल्स, एक आ गया हिंट सिस्टम। सिस्टम को बढ़िया करना चाहते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़िया करना चाहते हैं,
The investment in communication systems ensures seamless collaboration and information flow across various departments. Identify and explain the model used by York investors to achieve its strategic objectives. तो कौन सा लगेगा? मैकिन्से 7S मॉडल. और तो कोई हिंट लग ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में. उसने एक कहा था, पहला एक हिंट ये भी था कि भाई वो सोच रहे हैं कि उनको समझ में आ गया इंपॉर्टेंस कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स किसके साथ और जो एलिमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के उन दोनों में मैचिंग होनी चाहिए. तो ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्या कहा, इंटरनल में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 7. याद आया? कौन कौन से होते हैं फिर उसको समझाओ. तीन सॉफ्ट, 3 हार्ड वाले, 4 सॉफ्ट वाले. याद आया? स्ट्रैटेजी, सिस्टम और स्ट्रक्चर, ये होते हैं हार्ड वाले. सॉफ्ट वाले क्या होते हैं? स्किल्स, स्टाइल और स्टाफ और एक क्या था? शेयर्ड वैल्यूज. करेक्ट. और फिर बताना कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. याद आ गया? अपन ने शायद चैप्टर ही इससे ही चालू किया था. और ये टॉपिक मैंने उस दिन भी कहा था आपको, ये टॉपिक मैंने उस दिन कराया था जिस दिन लाइट चली गई थी. तो जो जो उस दिन नहीं था क्लास में, उस टॉपिक को वीडियो से कंप्लीट कर लो, छोड़ना मत, आसान होता है टॉपिक. समझ में आ गया? चेक करें, यही है क्या इसका आंसर? ये लो सर, दिख रहा है सभी को? पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद बताएंगे कितने एलिमेंट्स होते हैं, फिर उनको समझाएंगे. और मेरे नोट्स में और आईसीआई में दोनों में ही 2-2 3-3 लाइनें ही थी हर चीज, हर पॉइंट में, इससे ज्यादा था भी नहीं. उसका एक्सप्लेनेशन वैसे ही छोटा है. ठीक है क्या? तो ये देख लो, 7 एलिमेंट बता दिया उसने, खत्म. ऐसे लिखते हैं आंसर. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. रमेश इज ओनर ऑफ पॉपुलर ब्रांड ऑफ ब्रेड्स. बात चल रही है, ब्रेड बनाता है रमेश. यशपाल हिज सन आफ्टर कंप्लीटिंग चार्टेड अकाउंटेंसी स्टार्टेड असिस्टिंग हिज ओन फादर इन रनिंग ऑफ बिजनेस. तो यशपाल ने सीए करने के बाद खुद के पिताजी को ज्वाइन कर लिया है अपने उनके बिजनेस में. द अप्रोचेस फॉलोड बाय फादर. अच्छा, मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जरूरी नहीं है सीए करके आपको नौकरी ही करनी होती है. इफ योर फादर हैज अ गुड बिजनेस, गुड, तो यू कैन टेक इट टू अनदर हाइट्स ऑल्सो. ठीक है, मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स दे आर नॉट इन जॉब्स, दे आर डूइंग बिजनेस, देयर फैमिली बिजनेस. बोलो सर फिर सीए क्यों किया? बात ये नहीं है. सीए क्या है? सीए आपको एक समझदार इंसान बना देता है जिससे यू कैन टेक गुड डिसीजंस. तो नाउ यू कैन टेक गुड डिसीजंस बिकॉज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. भाई बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो आप उसके बारे में बहुत कुछ सीख जाते हो, आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, सो आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. तो आप उस केपेबल हो जाते हो कि आप अपने बिजनेस में आप पिताजी को और ऊपर लेके जा सकते हो, अपने बिजनेस उनको और बढ़ा सकते हो. मेरे ज्यादातर दोस्त बिजनेस करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ. बाकी आप ये ना समझो बोलो फिर सीए क्यों किया. कोई भी चीज करना बुरा थोड़ी होता है, नॉलेज ही मिली ना उनको. समझ रहे हो मेरी बात? एक दोस्त है जिसके पिताजी का पहले एसी का काम था, उसने उसकी पूरी राजस्थान का होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर लिया. आज नौकरी कर रहा होता, नौकरी से ज्यादा पैसे बिजनेस में बनते हैं भाई, किस दिन आपको समझ में आएगा. समझ रहे हो? नौकरी नौकरी होती है. नौकरी एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है जहां पे आपकी एक लिमिटेशन है. ठीक है, काम कराएंगे और पैसे की एक लिमिट है. बिजनेस में पैसे की कोई लिमिट. इफ यू आर केपेबल, अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छी मेहनत करता हूँ, तो नौकरी नहीं करनी चाहिए. फिर आदमी को क्या करना चाहिए? फिर बिजनेस करना चाहिए. तो मेहनती हो तो फिर जरूर कमाओगे आप, और उसकी कोई लिमिट होती नहीं. अरे यार ये की बात समझ में, कौन सी बात है? तो आज एसी का काम है उसका, पूरा राजस्थान का उसका होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वोल्टास का. समझ रहे हो? फिर एक दोस्त है जिसके पिताजी सीए थे, उसके पिताजी भी सीए थे, फिर उसने भी सीए बन गया, लेकिन वो सीए का काम नहीं करता. उसका रेस्टोरेंट्स का चेन है जयपुर में, जो 3-4 बढ़िया बढ़िया हैं उनमें से 1-2 उसी के होते हैं. फिर उसने अभी बैंगलोर में भी खोला है, तो करते हैं सर, का चेन है बड़ा खारा, सब करते हैं भाई. एक बिल्डर है, एक के फादर बिल्डर थे, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में, अभी उसने एक होटल खोला है उधर. एक वो देखा है आपने, एक वुंड कैमल, वो है ना कैमल करके, क्या नाम है उसका, वुंडर बार, क्या नाम है, एक तो नाम भूल जाता हूँ यार मैं. वुंडर बार, वुंडर कैमल करके वो कुछ है इधर, बड़ा अच्छा खासा एक होटल है, वो उसने खोला है. तो ऐसे करके 2-3 है, तो सब कर रहे हैं. मैंने कहा ना नौकरी में क्या है, कभी भी ये मत सोचो कि एक नौकरी ऑप्शन होता है. हाँ, लेकिन अगर आपके पिताजी का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, तो देन आपको 5-7 साल अच्छे से जॉब करके मोस्ट ऑफ द पैसा सेव करो उसमें.
बेवकूफी क्या करते हैं, नौकरी में पैसा मतलब करो यार एंजॉय, ठीक है भाई, इतने साल बाद नौकरी लगी है और जीवन में तुमने मजे किए भी नहीं होते, ये बात सच बात है, तो वो भी करो, लेकिन पैसे भी अच्छे से सेव करो, क्योंकि वो जो पैसा सेव करते हैं ना अपन, उसी से आप किसी भी, क्योंकि बॉसेस तो होते हैं, बॉसेस के तो कई बार अच्छे भी नहीं होते, तो कई बार फालतू प्रेशर डालते, तो आप किसी को छोड़ सकते हो ना, लात मार सकते हो बॉस को, बोला भग जा आगे, ऐसा होगा तो लात मार पाओगे। इसलिए जितनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कम लोगे उतनी बेटर है। लोन वोन मत पालना, जो पैसे कमाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाना, कोई एसेट क्रिएट करना जिससे पैसा आए, समझ रहे हो, अभी आप किसी को भी लात मार पाओगे 2 मिनट में। नहीं तो अगर आपने लोन वोन पहले ही पाल लिए, गाड़ी वाड़ी ले ली, सब किस्तें विस्ते पे बढ़िया चकाचक, तो किस्तें पाल लोगे तो आप हमेशा डरोगे नौकरी छोड़ने से, डरोगे ना। चलो खैर, तो रमेश जी हैं, रमेश जी का काय का बिजनेस था, ब्रेड बनाते थे, उनके बेटे ने सीए बन गए, सीए बनने के बाद पिताजी का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। आप सुनना, द अप्रोच फॉलोड बाय पिताजी एंड सन इन मैनेजमेंट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सही बात है, क्वेश्चन कह रहा है दोनों की अप्रोच बहुत डिफरेंट है। वाइल रमेश जो फादर है, he uses authority and having a formal system of defining goals and motivation with explicit reward and punishment है, ट्रांजैक्शनल, करेक्ट, वेरी गुड। एंड यशपाल जो है, जो बेटा है, he believed in involving employees and generating enthusiasm in them to inspire people to deliver in the organization। ये कौन सा लीडर है, आया सर में, तो क्वेश्चन किसका है सर, लीडरशिप स्टाइल क्या है, वही डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक लाइसेंस फेयर है ना, तो लिखोगे तुम, ये नहीं ये मत लिख देना, समझ में आ गया। तो क्या करने का है, अब आप देखो इसको प्रेजेंट किया है उसने कैसे, क्वेश्चन देखो, डिस्कस द डिफरेंस इन लीडरशिप स्टाइल, तो देखते हैं उसने प्रेजेंट कैसे किया है इसको। देखो भाई, तो उसने पहले इंट्रोड्यूस किया, एक पैराग्राफ रमेश जी को सौंप दिया, एक पैराग्राफ यशपाल जी को सौंप दिया, रमेश जी का पूरा समझा दिया कि रमेश जी ने कौन सी आइडेंटिफाई कर ली कि रमेश जी कौन सी फॉलो करते हैं, ट्रांजैक्शनल, फिर ट्रांजैक्शनल को समझा दो। फिर बोले यशपाल है ऑन दी अदर एंड, ही हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ अप्रोच, वो कौन सी उसने पहले आइडेंटिफाई कर दो, बोले यार ये वो वाली अप्रोच फॉलो कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशनल, और बोलो उसमें ऐसा 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 होता है। याद आया, पढ़ाए हुए अच्छे से, पूरा अच्छा खासा एक लेक्चर लगाया है मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल समझाने में, पूरा माहौल बनाया है। ट्रांसफॉर्मेशन में किस किस के नाम लिए मैंने सारा बताया था आपको, कि कब लगाते हैं, उसको लगाने से क्या होता है, गिविंग फॉलोअर्स अ ड्रीम, कब लगाते हैं, व्हेन टर्बुलेंस से गुजर रही हो, समझ गए, पूरा पढ़ाया है बेटा ढंग से, ऐसे आप मत चढ़ा ना भाई साहब, मेरी चढ़ता नहीं हुई, ठीक है, हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए, ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ, अच्छा 7 के साथ ऐसे नहीं आते, 7 बड़े आते हैं ना, सातों ऐसे नहीं आते, 3 मतलब मान लो 3-4 होंगे सिनेरियो बेस्ड, 2-3 डायरेक्ट भी होते हैं, दिखा दूंगा आपको कोई भी पेपर खोल के, अभी ऐसे ही होता है, 4 हो गए, 4 और 3 का ऐसा मान लो आप, 4 ऐसे वाले सिनेरियो बेस्ड होते हैं और 3 डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऐसा होता है पेपर। हाँ भाई सुरेश सिन्हा, सुरेश जी, सुरेश सिन्हा has been recently appointed, एक सेकेंड, Suresh Sinha has been recently appointed as the head of SBU। सुरेश सिन्हा को आपने एक SBU यूनिट का क्या बनाया है, हेड, आपके बहुत सारे SBUs हैं, उसका एक SBU का तुमने हेड चेंज कर दिया, सुरेश सिन्हा जी को बना दिया, ऑफ अ लार्ज मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। एडवाइस मिस्टर सिन्हा, एडवाइस तो कौन करेगा, आप ही करोगे ना, आप कौन हो, और सीए हो गया, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट। Advise Mr. Sinha about the leadership role to be played by him in execution of strategy। तो पहले बताओ सिन्हा साहब कौन सी पोजीशन पे गए, एक एसबीयू का क्या बनाया उसको, सीईओ, और एक सीईओ का क्या रोल होता है, 5 में कौन कौन से होते हैं, नाम बताए थे क्या आपको वो मैंने, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, है ना, एनर्जाइज मोटिवेटिंग पीपल, कौन, विराट कोहली। तीसरा कौन था, ऑलवेज बबलिंग विद न्यू आइडियाज, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव,
रिस्पॉन्सिव और है ना टू चेंजिंग कंडीशंस कौन, मुक्कू। चौथा कौन था, एथिकल लीडरशिप। और लास्ट वाला कौन था, पुशिंग करेक्टिव एक्शंस। अरे मैं रटता हूं तुमसे बढ़िया। पुशिंग करेक्टिव एक्शंस वो कौन करता है, महिंद्रा। ऐसे याद है, वही है क्या, चेक करे क्या, चेक करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, और हिंट क्या था, रोल बताना है। वो रोल ही तो था, लीडरशिप रोल्स टू बी प्लेड, ये तो था टॉपिक। बेटा चेक कर लेना, यही था टॉपिक। 5 पॉइंट्स कौन से थे बोलो, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। दूसरा क्या था, विराट कोहली एस्प्रेड इकॉप्स मोबिलाइजेस एनर्जाइजेस, याद आया। तीसरा क्या था, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशंस, ऑलवेज अलर्ट, समझ रहे हो, अलर्ट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, बबलिंग विद न्यू आइडियाज। याद आया क्या, कौन था, मुकेश। उसके बाद पढ़ाया था एथिकल लीडरशिप एक्सरसाइज करना, कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन, मतलब रतन टाटा साहब। और लास्ट पुशिंग करेक्टिव एक्शंस, आया हुआ है वही। मैं सभी को हिंट क्या था जहां आप गलती कर सकते थे। कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देते हैं क्योंकि वो इजी होती है। भाई ये रोल पूछा था, रोल। अब अगला क्वेश्चन इससे सिमिलर है, सोचो क्या नाम है इसका, क्या लिखा है, काथेंस है कि काथेंस, चलो जो भी है। के ए एथेंस लिमिटेड, अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस एंटिटी, एक कंपनी है जो डाइवर्सिफाइड है काफी, हैविंग बिजनेस ऑपरेशंस अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। द कंपनीज लीडरशिप हैज चेंज्ड, मिस्टर डी बंदोपाध्याय हैंडेड ओवर द पेडल्स, पाध्याय ने को क्या दे दिए उन्होंने, हैंडेड ओवर द पेडल्स टू हिज सन आदित्य बंदोपाध्याय। तो एक थे मिस्टर डी बंदोपाध्याय, वो हो गए बुढ़ऊ। तो उन्होंने अपने बच्चे को, जिसका नाम क्या है, आदित्य बंदोपाध्याय, बोलेंगे ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या कर दिए, सौंप दिया अपना बिजनेस, बिकॉज ही वॉज वेरी इन अ बैड हेल्थ कंडीशन। ठीक है, सो आदित्य भाई साहब, आदित्य बंदोपाध्याय जो है, इज हाईली एजुकेटेड, ओवर एजुकेटेड है बहुत। ओवर एजुकेटेड होता है या हाईली एजुकेटेड होता है, हाईली एजुकेटेड। बोल के मत आ जाना कहीं तुम ससुराल में, बोला आप कितने पढ़े लिखे, बोलो बहुत ओवर एजुकेटेड हूँ। आदित्य ऐसा, आदित्य इज अ हाईली एजुकेटेड पर्सन, इंजीनियरिंग डिग्री है भाई साहब के पास आईआईटी दिल्ली की। हाउएवर बीइंग वेरी यंग इज नॉट क्लियर अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल। तो अब यहां पे आप क्या बताओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। उसने रोल नहीं बताया, लेकिन आप थोड़ा बहुत बता देना क्या जा रहा है, कुछ नुकसान तो होगा नहीं, समझ गए, फायदा ही होगा। उसने तो नहीं बताया, आप बता देना क्या क्वेश्चन है। अच्छा, नीचे क्लैरिफाई कर दिया क्लियरली, इन योर व्यू व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आदित्य बंदोपाध्याय। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है बस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नोट्स में थी, बहुत आसान आसान है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या क्या करना है उसको, स्ट्रैटेजी बनानी है, रिसोर्सेज बांटने हैं, लीडरशिप देनी है, स्ट्रैटेजिक चेंज, ये सारे काम कराने हैं उसको, मैनेजिंग द चेंज, चेंज को मैनेज करेगा, वही तो करेगा सब कुछ। क्या क्या है जरा देखो अब इधर, हाँ भाई क्या क्या बंदोपाध्याय का रोल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, रोल नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी सर, सारे डिसीजंस लेने उसको, पॉलिसीज वही बनाएगा, एक्शन प्लान्स वही लेगा इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी जरूरी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर करेगा कि हमेशा क्या हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करेगा, फिर मैनेज करेगा चेंज को, हाउ टू मैनेज चेंज। कहा था ना मैंने, ये बड़े लोगों का काम होता है, छोटे मोटों का काम नहीं सिखाया जाता है ये वाला। चेंज को मैनेज करने का जिम्मेदारी किसको दिया जाता है, बहुत हाई लेवल वाले लोगों को, बिकॉज इट इज अ वेरी क्रूशियल टास्क जो कराए, क्योंकि बहुत इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, डेट्रीमेंटल, अगर ढंग से ना कराया जाए तो इट कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। चेंज को मैनेज करना आसान थोड़ी होता है। हर इंसान को लोग कैसे लेते हैं, दुश्मन की तरह, बोला यार ये फिर आ गया, फिर ये ऐसे कराए, होता है ना, ये होता है। चाहे वो अच्छे के लिए क्यों ना करा रहा हो आपसे चेंज, लेकिन आपको बुरा ही लगेगा, समझ गए, ऐसे ही होता है। क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर, उसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, बढ़िया कल्चर सेटअप करना और उसे मेंटेन करना और सस्टेन करना, और सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर, टॉपिक है अपना, पढ़ सकते हो वहां से। आया है क्या समझ में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ढंग से सुनना। अगला जो क्वेश्चन है, हो गए 6, सातवां देखो, सातवां जल्दी देखो सब जल्दी, क्योंकि एक क्वेश्चन अच्छा है जो मुझे अच्छा लगता है, 9th वाला अभी नहीं, 7th देखो पहले, 7th। Manoj started his telecom business in 2010. Over next 5 years, he gradually hired 50 people for various activities such as to keep his accounts, administration, sell his products, ठीक है, the market, create more customers, provide after sale service, coordinate with vendors. 2010 में बिजनेस चालू किया था और अगले 5 साल में उसने धीरे धीरे करके 5, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे करके 50 पीपल को हायर कर लिया, और ताकि वो उसे हेल्प करें अकाउंट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, ठीक है, उसका सामान बेचने में और कस्टमर्स क्रिएट करने में, आफ्टर सेल्स में और वेंडर से मतलब परचेज वगैरह के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मनोज शुड इंप्लीमेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड नेम इट। क्या लग रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए? वो ओनर है, ओनर के अंडर 50 लोग हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, सिंपल। और कुछ और क्या लगा सकते हो आप मेरे को बताओ, मैं आपको क्रॉस करूंगा फिर। अब बताओ और क्या हो सकता है आंसर इसके अलावा? नेटवर्क, भाई आउटसोर्सिंग कहां बोला इसमें? आउटसोर्सिंग नहीं बोला ना, उसने ये बोला कि आपका एनवायरनमेंट अनस्टेबल है, बदलते रहता है, कुछ भी नहीं बोला, उसका तो कोई हिंट ही नहीं दिया। हायर्ड मतलब क्या, नौकरी हायर्ड तो फिर तो स्टाफ रखा है ना। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, हायर थोड़ी करते हैं, आउटसोर्सिंग में हायर नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कुछ हो ही नहीं सकता था इसका आंसर। समझ में आ गया कौन सा स्ट्रक्चर है? फंक्शनल। अरे बना के देखो, ओनर, ओनर के नीचे इतने सारे इसने 50 लोग रखे हुए हैं, 50 को भी कैटेगराइज कर देगा कि भाई तुम्हारा काम है अकाउंट्स का, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, परचेज, ऐसा हो गया। मार्केटिंग चेक कर लो आप। तो ये लो भाई, मनोज जी टेलीकॉम बिजनेस, इंट्रोडक्शन दोगे, आंखें खोलो, इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद वो बना के दे दिया ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, फंक्शनल बना के दे दिया। देखो सीईओ, 4-5 उसके क्या हो गए, बिजनेस के फंक्शंस, सबके अंदर स्टाफ हो जाएगा, दैट्स इट। आ गई के बाद समझ में, फंक्शनल स्ट्रक्चर है। उसने कितना सा बताया आपको, और बताना है भाई, फंक्शनल को थोड़ा ज्यादा बता के ना ढंग से थोड़ा, ठीक है, उसने कम बताया है। अपन ने तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़े थे, एक एक दो दो ही हैं। डिसएडवांटेज है तभी तो किसकी जरूरत पड़ती है, अगले वाले की। आप बता के आना, उसने नहीं बताया होगा। आप देखो, वो है नीच, खुद तो बता रहा है तुमको कम, एग्जाम में तुमसे मांगेगा ज्यादा। तुमने अगर इतना लिख दिया ना, तुमको नहीं देगा 4-5 नंबर पूरे, समझ रहे हो? तुम तो ज्यादा ही लिख के आना थोड़ा सा, तुम तो एडवांटेज डिसएडवांटेज भी डालना, कह रहे सबको। मैं जानता हूँ ना ऐसे को, ऐसे थोड़ी उसके नाम में सी है, खुद की बातों से मुकर जाता है वो, मुक्कू है वो भी, मुकर जाता है वो बोल रहा है इतना सा लिख के आओ मेरे जैसा लिख, लेकिन खुद चाहता नहीं है वो नंबर काटेगा। चलो 8th क्वेश्चन सुनिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मूनलाइट प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा मूनलाइट प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस है इसके, इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा मेरे को क्या पता, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है उसके। It seems impractical for the company to provide separate strategical planning to each one of its product. कंपनी को बड़ी मुश्किल हो रही है, हर प्रोडक्ट को वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं दे सकती, सब पे ध्यान नहीं दे पा रही, समझ गए? 200-300 प्रोडक्ट्स हैं उसके, 200-300 बिजनेस, सब पे इक्वल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो क्या, एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजर सजेस्ट द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ट सुटेबल फॉर मूनलाइट। हाँ भाई, एसबीओ। जब आपके इतने बिजनेस हो जाएं कि आप सब पे जब प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू ईच वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ पे ध्यान जा ही नहीं पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो फिर क्या करो, ग्रुपिंग करो, ग्रुप बनाओ, 5 से 10 ग्रुप बना दो, ग्रुप का अपॉइंट कर दो सीईओ, वो करेगा उसकी प्लानिंग। याद आया? हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, तो पहले 8th का आंसर देख लो। अब सुनो, एसबीयू में क्या लिखोगे, एसबीयू तो काफी बड़ा है, एसबीयू में तो जितना लिख सकते हो लिख देना, लिख दिया उसने, और फिर क्या बता दिया उसके बेनिफिट्स।
आप 4-5 बता दोगे तो भी चलेगा, समझा दो, 3-4 बता दो एडवांटेज। हो गया, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, सुनिएगा, बाकी तो पढ़ जीते, क्या कोई ढंग के थे क्या, इजी क्वेश्चन थे। अब सोचो, लास्ट क्वेश्चन ढंग से सुनना अब। और 9th, इसका आंसर आप नहीं ढूंढ पाओगे, पीछे में देखना बस है ना, माथा फोड़ दूं नहीं तो। देखो सुनो, लास्ट क्वेश्चन, सानिया प्राइवेट लिमिटेड, सानिया जानते हैं सब, वो क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है ना, वो साइना है, साइना ली तो, सानिया दूसरी है जो टेनिस खेलती है। एक होता है साइना, एक होता है सानिया। साइना कौन है, बैडमिंटन, सानिया कौन है, टेनिस, ये तो पता होना चाहिए। सानिया, सानिया प्राइवेट लिमिटेड is an automobile company. For the past few years, it has been observed that the progress of the company has become stagnant. काफी सालों से उसकी परफॉर्मेंस क्या होती जा रही है, स्टैग्नेंट होती जा रही है, ग्रोथ हो नहीं रही है। स्टैग्नेंट मतलब एक तरीके से रुक सी गई है, ग्रोथ कुछ नहीं हो रही, नाम मात्र की हो रही है। When scrutinized, जब चेक किया गया, जब उसका उसका क्या किया गया, वो असेसमेंट, तो इट वाज फाउंड दैट द प्लानिंग डिपार्टमेंट वाज परफॉर्मिंग फेयरली वेल। प्लानिंग तो बढ़िया चल रही थी, बट द प्लान्स कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। सर पता, फिर बाद में उन्होंने जब चेक किया कि परफॉर्मेंस क्यों गिर रही है, तो पता लगा कि प्लानिंग तो सही है, बट उनका इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ रीजंस, improper use of resources, undesirable tendencies of workers and non-conformance to norms। साले बात नहीं मान रहे ऑर्गेनाइजेशन की, समझ रहे हो, दे नॉट कंफॉर्मिंग, कंफॉर्मिंग, एक होता है कंफर्म, CONFIRM, मतलब कंफर्म करो, कंफर्म मतलब पता है ना, वो अलग होता है, और एक होता है कंफर्म, कंफर्म मतलब मानना, तो वो बात नहीं मान रहे हैं, दे आर नॉट कंफर्मिंग टू नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो क्या किया गया, आपको हायर किया गया, यू आर हायर्ड एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर, सजेस्ट द एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो आपको ये सजेस्ट करना है अब उसको, बॉस को, कि कैसे इसको ठीक करें, क्या एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल होने चाहिए, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, ये सारी बातें आपको बतानी है। क्या क्या आंसर लिखोगे आप इसमें, जोर से बोल। इश्यूज इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, SPM, SPM तो नहीं है, लेकिन हाँ उसमें से एक बात समझ में आ सकती है आपको कि उसमें वो क्या था, टॉपिक वो क्या बनाता था, स्टैंडर्ड्स, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, वो भी नहीं है। सबसे अंडररेटेड क्वेश्चन है, इस पे ध्यान ही नहीं देते लोग, सब सोच रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ये वो, SPM। मैंने कहा था ना, अंडररेटेड क्वेश्चन ही परेशान करते हैं। इसका आंसर है वो 12th क्लास वाला BST का कंट्रोलिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, फिर क्या करेंगे, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर क्या करोगे, फाइंडिंग आउट द डेविएशंस, फिर क्या लोगे, पुशिंग करेक्टिव एक्शंस। आता ना मैंने, मानोगे नहीं ना मेरी बात। सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं अंडररेटेड क्वेश्चंस। और अब आपको इसका आंसर दिखाता हूं, देखो अब आप इसमें आप कैसे उसको फॉर्म करोगे, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे ही नहीं बोला था मैंने 9th क्वेश्चन अच्छा है, ये लो आप इसको ढंग से पढ़ना है, इसके आंसर को लो भाई। सानिया प्राइवेट लिमिटेड, पहले तो वो इसने वही कहानी रिपीट कर दी कि क्वेश्चन में जो जैसा बताया गया था कि ये प्रॉब्लम थी, स्टैग्नेंट हो गया। पहले तो क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं ना हम, भाई स्टैग्नेंट हो गया था, चेक किया तो पता लगा प्लानिंग में कमी नहीं है, कमी है इंप्लीमेंटेशन में आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ रीजंस, वो इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, बात नहीं मान रहे, और वो ये सारी बातें थी। अब उसको समझाओ कि क्या करना चाहिए। अब सुनो, लास्ट में देखो एक लाइन यहां से उसने चालू किया आंसर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। आप बॉस को बता रहे हो ये बात कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स कैन नॉट अश्योर रिजल्ट्स अनलेस स्ट्रॉन्ग एंड सफिशिएंट कंट्रोल्स आर पुट इन प्लेस। तो आप बॉस को क्या बोल रहे हो? बोला भाई साहब इंप्लीमेंट करने से ही रिजल्ट्स नहीं आ जाते,
रिजल्ट्स लाने के लिए, आउटकम्स लाने के लिए आप उसे प्रॉपर क्या करना पड़ता है, कंट्रोलिंग जरूरी होती है। आपने प्लानिंग तो अच्छी कर ली, बोला है ना क्वेश्चन ने, प्लानिंग तो अच्छी कर ली, बट प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रही है, आपने कंट्रोलिंग अच्छी नहीं करी, ये इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, इंप्लीमेंटेशन ढंग से हुआ नहीं, ढंग से नहीं हुआ, हुआ तो है ना, तो क्या नहीं करी आपने, गलती कहाँ छोड़ दी, कंट्रोलिंग में। तो द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शुड फोकस डिलीजेंटली ऑन डेवलपिंग कंट्रोल्स, तो आप बॉस को एडवाइस कर रहे हो कि आपको किस पे, आप किस में दिमाग लगाओ, कंट्रोल सेटअप करवाओ मैनेजमेंट से, ये बात है, आपकी कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम है, तो फिर वो बॉस पूछेगा अच्छा क्या करते हैं कंट्रोलिंग में, अब बताओ उसे कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, तुम ही तो स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट, करो उसको एडवाइस दो क्या करते हैं कंट्रोलिंग में। सर सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं जो कि क्या हो, मेजरेबल और कंट्रोलेबल, अच्छे ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, पहले तो स्टैंडर्ड्स बनाओ, ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जिसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर और कंट्रोल। फिर क्या करो सर, क्या करते हैं उसके बाद, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो अगला पॉइंट क्या है, मेजरिंग द परफॉर्मेंस, सर मॉनिटरिंग और मेजरिंग, परफॉर्मेंस को मेजर करने का और मॉनिटर करने का सिस्टम बनाओ, हो गए। तीसरे में क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर, हाँ भाई क्या करो, कंपेयरिंग द एक्चुअल विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स, और क्या फाइंड आउट करो, डिटेक्ट करो, क्या डिटेक्ट करोगे, डेविएशंस, और डी ऑप्शन क्या है, सर कमियां अगर हैं, अगर बड़ी हैं, छोटी मोटी है तो इग्नोर देम, बड़ी है तो टेक करेक्टिव एक्शंस। आया कि नहीं आया समझ में, ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, और ये होता है अंडररेटेड क्वेश्चन, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये बोला था क्या आपने, यही, अरे बोला था क्या आपने, मेरे को लगा आप वो, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल तो तीन टाइप का होता है, एलिमेंट्स तो, आपको बोलना चाहिए था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, क्या एलिमेंट्स, ये बोला था क्या आपने, ये में तालियां, ताली बजाओ, आज तो बजाओ, बोल रहा हूं मैं अब तो ठीक है। तो